ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड एन रैन अपने बारे में बात करती है। वो कहती है, मैं स्कूल की मोस्ट फेमस लड़की थी और मैं हमेशा अपनी कंपनी में बिजी रहती हूँ। फिर हम एन रैन को एक इन्वेस्टर से बात करते हुए देखते हैं और वो जो कुछ भी कहती है सब फेक होता है। सिमिलरली वो एक और इन्वेस्टर से मिलती है। हर जगह बात करने के बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे टेक्स्ट करती है, कैसी हो, टाइम पर खाना खा लेना और जल्दी घर आ जाना। फिर हम मेन लीड यान यू, जिसे हेकी शाह के नाम से भी जाना जाता है, से मिलते हैं। वो एक वॉइस एक्टर है और रात के 11 बजे वो अपना शो करने बैठता है और सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे होते हैं। एन रैन भी उसका शो सुन रही होती है। जैसे ही यान यूए अपना शो फिनिश करता है, उसका डायरेक्टर उससे कहता है, तुमने हर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है, क्या तुम काम भी करना चाहते हो, वरना मैं भी तुम्हारी तरह पूर हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि आनरान एक नए घर में मूव कर रही है। जिस घर में वो मूव कर रही है वो किसी और का नहीं बल्कि यान यूए का ही घर होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे रेंट पर दे दिया था। एनरैन अपना सामान सेट करते हुए एक इन्वेस्टर से बात कर रही होती है। जब सामान उठाने वाला आदमी उसकी हेल्प करने आता है तो वो कहता है, पहले मुझे पैसे दो फिर मैं हेल्प करूंगा। एनरैन उसे कहती है, मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी। वो कहता है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारा सामान इंस्टॉलमेंट्स में ही रखूंगा। लेकिन एनरैन जल्दी से कहती है, नहीं ऐसा मत करो। दूसरी तरफ यान यूए की मॉम उसे कॉल करके कहती है, मैंने तुम्हारा घर रेंट पर दे दिया है। यान यूए कहता है, आप जानती हैं कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, इसीलिए डील आप ही हैंडल करेंगी। लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये डील तुम्हें खुद ही हैंडल करनी होगी। इसी बीच यान यूए नोटिस करता है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है और बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो मन में सोचता है, लगता है वो लड़की आ गई है। वो बाहर जाता है और देखता है कि एनरैन किसी से बहस कर रही है और उसे अपना सामान छोड़ने के लिए कह रही है। लेकिन वो आदमी कहता है, पहले मुझे $500 दो, फिर मैं तुम्हारा सामान तुम्हें दूंगा। ये देखकर यान यूए खुद उस आदमी को पे कर देता है। एनरैन उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, जिस घर में तुम रह रही हो वो मेरी फैमिली का है और जो पैसे मैंने अभी उसे दिए हैं वो मैं तुम्हारे रेंट से काट लूंगा। एनरैन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दूंगी। यान यूए कहता है, ठीक है, तो फिर मेरा घर भी छोड़ दो। अब तक यान यूए ने उसे ठीक से देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। एनरैन पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? यान यूए कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। बाद में जब एनरैन अपना घर सेट कर रही होती है, यान यूए फिर से आता है। वो उसे देखकर कहती है, मिस्टर लैंडलॉर्ड, आप यहाँ, मैं आपके लिए जगह बनाती हूँ, यहाँ बैठिए। यान यूए उसे कहता है, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। फिर वो कहता है, तुम्हें 3 महीने का रेंट एडवांस में देना होगा। एनरैन मन में सोचती है, मैं अभी एडवांस पे नहीं कर सकती, मैंने पहले ही 1 महीने का रेंट एडवांस में दिया है। वो उससे पूछती है, क्या तुम भी उसी स्कूल में पढ़ते थे? यान यूए खुश हो जाता है ये सोचकर कि एनरैन को याद है। लेकिन जब एनरैन कहती है, तुम्हारी माम ने मुझे इसके बारे में बताया था, तो वो समझ जाता है कि वो रेंट की बात को टालने की कोशिश कर रही है। एनरैन उससे पूछती है, चूंकि हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं तो क्या मुझे रेंट पे करने के लिए कुछ टाइम मिल सकता है? यान यूए पूछता है, कितना टाइम? तभी एनरैन को एक कॉल आता है और वो यान यूए से कहती है, मिस्टर लैंडलॉर्ड, आप जा सकते हैं, मैं आपको रेंट जल्दी ही पे कर दूंगी। बाद में वो फोन पर बात कर रही होती है, कह रही होती है, मैं इन्वेस्टर्स ढूंढ रही हूँ और मैं जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाऊंगी। इस बीच यान यूए वापस आता है और फिर से अपना वॉइस एक्टिंग का काम शुरू कर देता है और वो बताता है कि कैसे पास्ट में वो छिप छिप कर एनरैन को देखता था, लेकिन उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया। फिर हम एक पार्टी सीन देखते हैं जहाँ एनरैन एक बहुत ही लग्जरी कार में एंट्री करती है और बहुत स्टाइलिश लग रही होती है। वो उम्मीद करती है कि कोई उससे इंप्रेस होकर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अग्री हो जाएगा। एनरैन एक लड़की के पास खड़ी होती है जो पोटेंशियली उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। यान यूए भी उसी पार्टी में एंट्री करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ जाता है और वहाँ से दूर से एनरैन को देखता रहता है, जबकि एनरैन उस लड़की के साथ बैठकर उसे अपनी गेमिंग कंपनी के बारे में गाइडलाइंस दे रही होती है। उसी टाइम यान यूए उसे टेक्स्ट करता है, तुम मेरा रेंट कब वापस करोगी? लेकिन एनरैन मैसेज इग्नोर कर देती है और उस लड़की से बात करती रहती है। तभी यान यूए उसके पास आता है और पूछता है, तुमने मेरा मैसेज क्यों इग्नोर किया? एनरैन उसे साइड में खींच कर ले जाती है और कहती है, ये क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ और मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा रेंट जल्दी ही लौटा दूंगी। यान यूए जो ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा था, जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और लोगों को दिखाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो लड़की उससे कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी यंग लग रहा है, वो कौन सी क्लास से है? एनरैन जवाब देती है, जब प्यार होता है तो एज मैटर नहीं करती, प्यार एज नहीं देखता। यान और एनरैन थोड़ी देर बात करते हैं और जब वे वापस आते हैं तो एनरैन की क्लाइंट उसे एक दूसरे पार्टनर से मिलवाती है। वो पार्टनर कहता है, मैंने तुम्हें कंपनी में कभी नहीं देखा, और वो सही था क्योंकि एनरैन असल में उनकी कंपनी का पार्ट नहीं थी, बस उनका नाम सेम था, इसीलिए उसे लगा था कि वो फेमस कंपनी की एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय है। लेकिन जब सच सामने आता है तो उसकी क्लाइंट कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, गुड बाय। एनरैन उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन अपनी हाई हील्स की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है। वो ऐसे गिरती है कि उसकी शर्ट का टैग साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसी मोमेंट उसकी फ्रेंड बाई मैंग याओ वहाँ आती है, उसे उठाती है और उसकी शर्ट का टैग छुपा देती है। वो एनरैन को वॉशरूम ले जाती है और उसे कंफर्ट करती है, कहती है, अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? एनरैन उसे कहती है, रोना बंद करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। एनरैन उसे अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन बाई मैंग याओ मना कर देती है, कहती है, मुझे एक डेट पर जाना है। ये कहकर वो चली जाती है
अनरैन घर जा रही होती है, लेकिन इन्वेस्टर न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा पी लेती है और गिर जाती है। यान यूए उसकी हेल्प करता है और एनरैन उसे थैंक यू कहती है। तुमने आज मेरी 2 बार हेल्प की, मैं तुम्हारे लिए भी ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। लेकिन जब वो ड्रिंक्स लेने जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। हालांकि यान यूए ड्रिंक्स के लिए पे कर देता है। यान पी नहीं रहा होता, लेकिन एनरैन एक के बाद एक पीती रहती है। यान उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर देता है और कहता है मुझे अपने घर का पासवर्ड बताओ। वो कहती है मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर उसे बताती है मुझे वॉशरूम जाना है। यान उसे अपने ही घर ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही एनरैन अपने होश खो देती है और खुशी में चीजें तोड़ना और इधर उधर भागना शुरू कर देती है। वो यान के बहुत क्लोज आ जाती है और जैसे ही वो गिरने लगती है वो उसे पकड़ लेता है। एक्सीडेंटली वो किस कर लेते हैं। जैसे ही रैन उठने की कोशिश करती है वो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है और उस पर वॉमिट कर देती है। यान यूए उसे ध्यान से बेड पर लेटाता है और रूम से चला जाता है। वो उस मैस को देखता है जो एनरैन ने उसके घर में मचाया था। वो अपने रूम में जाता है और जब रैन फिर से उस पर सोने की कोशिश करती है तो वो उठकर सोफा पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वॉमिट करने की आवाज आती है और वो उठकर पूरा घर क्लीन करता है। अगली सुबह जब एनरैन उठती है तो वो खुद को बेड पर पाती है और यान को अपनी तरफ देखते हुए देखती है। वो कहता है तुम्हें याद है तुमने कल रात क्या किया? तुमने इतनी पी ली थी कि तुम मेरे घर में ही सो गई। ये सब तुमने किया है। एनरैन छिपने लगती है और फिर यान उसे वापस लाता है और कहता है देखो ये सारी चीजें जो तुमने मेरे घर में तोड़ी हैं, तुम्हें इन सब का भी रेंट देना होगा। तब एनरैन कहती है क्या तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं इतने पैसे पे करूं? यान जवाब देता है अगर तुम अपना रेंट टाइम पर दे दोगी तो मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। ये कहकर यान रूम में चला जाता है, जबकि एनरैन अपनी हरकतों को देखकर सोच रही होती है कि उसने ये क्या कर दिया। बाद में एनरैन अपनी पिछली लाइफ के बारे में बात करना शुरू करती है। बताती है कि कैसे उन्होंने कंपनी शुरू की और कैसे वे अच्छे फ्रेंड्स से मिले। जिस पर्सन ने ये कंपनी शुरू की थी वो अपनी मॉम के साथ आता है क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है और उसकी मॉम इन्वेस्ट कर सकती थी। एनरैन उनके आने पर उनका गर्मजोशी से वेलकम करती है और उनकी झूठी तारीफें करने लगती है। मॉम कहती है कुछ अगली बार के लिए भी बचा लो। फिर वे कंपनी विजिट करने लगते हैं और हुइंग जून और उसकी मॉम एनरैन के साथ बात करने बैठते हैं। हुइंग जून कहता है तुमने ये कंपनी खरीदी लेकिन इससे एक पैसा भी नहीं कमाया। एनरैन जवाब देती है हमें एक इन्वेस्टर की जरूरत है। अगर आप हमारे गेम में इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन मॉम कहती है अगर तुम लोग यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह का रेंट देना होगा। ये कहकर मॉम चली जाती है। हुइंग जून कहता है मुझे तो लगता ही नहीं कि वो मेरी रियल मॉम है। क्या कोई मॉम अपने बेटे से रेंट लेती है? तभी एनरैन को एक जॉब ऑफर का कॉल आता है। वो हुइंग जून को इसके बारे में बताती है और वो कहता है मैंने सुना है जिस कंपनी से तुम्हें ऑफर आया है वो टाइम पर पे नहीं करती। और क्या तुम अपना गेम प्रोजेक्ट छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का प्लान कर रही हो? एनरैन कहती है मैं क्या करूँ, मुझे हर जगह रेंट पे करना है। इसके साथ एनरैन घर जाती है और वहाँ पहुँचते ही खाना खाने लगती है, जबकि यान यूए उसे कॉल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाद में एनरैन बैठकर अपना फोन यूज करने लगती है। तभी यान अंदर आता है और कहता है यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तुम्हारे फोन का वॉल्यूम लाउड नहीं हो सकता और तुम्हें इस पर अग्री करना होगा। वो जवाब देती है ठीक है मैं वॉल्यूम कम कर दूंगी। फिर एनरैन हुइंग जून के साथ बैठकर कंपनी के मामलों पर डिस्कस करती है। एनरैन कहती है हमने अपने गेम के लिए अभी तक डबिंग आर्टिस्ट भी नहीं ढूंढा है, हमारे लिए डबिंग कौन करेगा? हुइंग जून कहता है हम जियांग शान को क्यों नहीं बुलाते, वो एक अमेजिंग डबिंग आर्टिस्ट है। एनरैन जवाब देती है वो एक सेलिब्रिटी है, वो हमारी बात क्यों सुनेगा। अगले दिन जब एनरैन कंपनी जा रही होती है तो उसे हुइंग जून का कॉल आता है जो कहता है हमें एक डबिंग आर्टिस्ट मिल गया है। ये सुनकर एनरैन बहुत खुश होती है और कहती है ठीक है हम आज उससे मिलेंगे। वो खुशी खुशी कंपनी में एंटर करती है और हुइंग जून भी उसी टाइम पहुंचता है। वो उसे देखकर कहती है तुम्हारा डबिंग आर्टिस्ट अभी तक नहीं आया? वो जवाब देता है देखो वो आ रहा है। तब एनरैन यान यूए को देखती है और फ्रीज हो जाती है क्योंकि यान यूए का दूसरा नाम मिस्टर हेईशा है। वो उससे कहती है तुम कभी हेईशा नहीं हो सकते। यान जवाब देता है मैं हेईशा क्यों नहीं हो सकता। जैसे ही हुइंग जून आता है एनरैन उसे पकड़कर पूछती है क्या तुम सच में उसके साथ काम करना चाहते थे? वो यस कहता है। तो वो कहती है वो उतना प्रोफेशनल भी नहीं है। यिंग पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? एनरैन ना में सिर हिलाती है। कुछ टाइम बाद एनरैन यिंग को कॉल करती है और कहती है अगर तुम फ्री हो तो मुझे कहीं ले चलो। वो कहता है ठीक है नीचे आकर वेट करो। वो नीचे जाकर वेट करने लगती है। जब उसे पता चलता है कि कार में यिंग नहीं है बल्कि यान बैठा है तो वो पूछती है यिंग कहाँ है? यान उसे बताता है वो पहले ही चला गया, मेरे साथ बैठो। तो एनरैन उसके साथ बैठ जाती है और कहती है तुम्हारी कार काफी नई है, क्या तुमने कभी किसी को फ्रंट सीट पर बैठने दिया है? जब यान जवाब नहीं देता तो वो कहती है मुझे पता है तुम बहुत हैंडसम और रिच हो। यान जवाब देता है तुम्हें वो रात याद है जब तुमने मेरे घर पर ड्रिंक्स पी थी? तुमने उस रात क्या किया था? वो कहती है हाँ मुझे याद है, मैंने बस घर का कुछ सामान तोड़ा था। तो क्या हुआ, क्या मैंने कुछ और भी किया था? ये सुनकर यान चुप हो जाता है। जब एनरैन घर लौटती है तो वो यान यूए का 11 बजे का शो सुनती है, लेकिन उसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तभी यिंग कॉल करता है और कहता है सुबह यान के साथ रहने के लिए आ जाना। वो यान से कहती है सुबह तैयार रहना और यान रिलक्टेंटली अग्री हो जाता है। घर आने के बाद वो सर्च करती है कि यान को क्या पसंद है। उसे पता चलता है कि उसे एक स्पेसिफिक सूप पसंद है जो सिर्फ उसकी मॉम बनाती है। ये देखकर वो उसके लिए वही सूप बनाने का डिसाइड करती है। इस बीच यान सोते समय भी ईयरफोन्स पहनता है, जिसका एक खास रीजन है। जब वो बच्चा था तो उसके पेरेंट्स बहुत लड़ते थे, जिसका उस पर मेंटली इफेक्ट
पड़ा और वो बीमार हो गया। उसकी माँ ने उसे इन सब से बचाने के लिए ईयरफोन दिए थे। सुबह जब यान उठता है तो एनरैन उसके लिए सूप लाती है और कहती है ये होममेड है। वो उसे लेता है, दरवाजा बंद करता है और टेस्ट करता है। उसे वो डिलीशियस लगता है। तैयार होने के बाद वो एनरैन के साथ जाता है। एनरैन उसकी कार की की लेती है और कहती है तुम आज रेस्ट करो, मैं ड्राइव करूंगी। यान ऑब्जेक्ट नहीं करता और वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो यान का एजेंट उन्हें एंट्रेंस पर मिलता है। वो एनरैन से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और जोक करता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उसे इतनी जल्दी उठा लिया। यूजुअली ये इम्पॉसिबल है। एजेंट ऐड करता है जांगशा भी यहाँ है। ये सुनकर एनरैन थ्रिल्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी फैन है। थोड़ी देर बाद जांगशा आता है और यान के पास जाकर पूछता है ये कौन है। वो एनरैन की तरफ हाथ भी बढ़ाता है लेकिन यान जल्दी से जांगशा का हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है वो मेरी फैन है। एक ब्रीफ ग्रीटिंग के बाद जांगशा चला जाता है लेकिन एनरैन उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। यान पुकारता है हम रिकॉर्डिंग करने वाले हैं या नहीं। पहले तो यान रिकॉर्डिंग के दौरान अपने लाइंस अच्छे से नहीं बोल पाता और कोई भी इंप्रेस नहीं होता। फिर एनरैन उसे एक टॉफी देती है। उसे खाने के बाद यान की डबिंग ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है जिससे स्टूडियो में सभी शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ तक कि उसका एजेंट भी कमेंट करता है यान ने मेरे साथ कभी इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया। घर लौटने के बाद एनरैन यान का शो सुन रही होती है जब उसे अचानक यान के रूम से एक सॉन्ग बजने की आवाज आती है। वो उसके घर जाती है और पूछती है तुमने वो सॉन्ग क्यों बजाया। वो मेरा फेवरेट है, इसका नाम क्या है। यान जवाब देता है ये एक सॉन्ग है जो मैंने खुद लिखा है। एनरैन पूछती है क्या तुम ये मुझे दे सकते हो। यान पूछता है क्यों। वो जवाब देती है मैं इसे अपने गेम में यूज करना चाहती हूँ, तुम कितना चार्ज करोगे। यान कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसे फ्री में ले लो। एनरैन बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर यान भी खुश हो जाता है। एनरैन यान के घर के चारों ओर देखने लगती है। वो उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है लेकिन वे बहुत क्लोज आ जाते हैं जिससे वे दोनों नर्वस हो जाते हैं। इस बीच हम मैंग को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रही होती है। वो एक लड़के को एक बहुत ओल्डर वुमन के साथ बैठे हुए नोटिस करती है। वो कोई और नहीं बल्कि यिंग अपनी माम के साथ होता है। वो अपनी माम से मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, उन्हें अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए परसुएड करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसकी मदर जैसी नहीं लग रही होती। मैंग सोचती है ये औरत उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। वो जोर से वॉइस मैसेज भेजने का नाटक करती है। कहती है एक लड़की ऑनलाइन एक लड़के से मिलती है जो तुरंत पैसे मांगने लगता है, क्या वो लड़का लॉयल होगा या फेक। वो इतनी जोर से बोलती है कि उसकी मॉम सुन लेती है। ये सुनकर उसकी मॉम इन्वेस्ट न करने का डिसाइड करती है। यिंग मैंग से फ्यूरियस हो जाता है लेकिन अपनी मॉम के सामने उसे कुछ कह नहीं पाता। ऊपर से मैंग इसे यही नहीं छोड़ती और अपने फ्रेंड्स को और भी जोर से वॉइस टेक्स्ट भेजना शुरू कर देती है। इस पॉइंट पर यिंग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो कहता है क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती। मैंग जवाब देती है हाँ मैं धीरे बोलूंगी जब तुम खुद से कमाना शुरू कर दोगे। यिंग की मॉम इन्वेस्ट न करने का डिसाइड करती है और चली जाती है। यिंग मैंग से फ्यूरियस हो जाता है। जब मैंग उस लड़के से मिलती है जिसके साथ उसे डेट पर जाना था तो यिंग बोलना शुरू कर देता है। कहता है मैंग क्या तुम मैरिड नहीं हो। मैंग चिल्लाती है क्या मैं मैरिड। यिंग कहता है हाँ तुम शादीशुदा हो पेंग से। इससे मैंग फ्यूरियस हो जाती है लेकिन यिंग स्टबर्न होने की वजह से अपने क्लेम पर अड़ा रहता है। जिस लड़के से मैंग मिल रही थी वो भी इसके बाद चला जाता है। मैंग अब गुस्से में यिंग से कहती है मेरे पास दोबारा मत आना, अगर आए तो कसम से मैं तुम्हें मारूंगी। ये कहकर मैंग गुस्से में चली जाती है। अगले दिन एनरैन और यान एक प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर वोंग से मिलने जाते हैं। मिस्टर वोंग एनरैन को अजीब तरीके से देखता रहता है और मीटिंग के दौरान उसे बार बार टच भी करता है। जब एनरैन मीटिंग के दौरान मिस्टर वोंग के पास बैठती है तो यान अनकंफर्टेबल फील करता है और उठकर जाने लगता है। एनरैन भी उसके साथ जाने के लिए उठती है लेकिन मिस्टर वोंग उन्हें रोकता है और कहता है हमारी कंपनी में एक प्रतियोगिता हो रहा है, मुझे लगता है तुम दोनों को शामिल करना चाहिए। एनरैन जवाब देती है ठीक है हम जरूर आएंगे और चली जाती है। अगले दिन एनरैन मैंग को अपनी कंपनी में लाती है और यिंग भी आ जाता है। उसे देखकर मैंग उससे बहस करने लगती है। जब एनरैन एक्सप्लेन करती है वो इजाबेला है यिंग की मॉम तो मैंग बहुत गिल्टी फील करती है। मीटिंग के दौरान मैंग यान को घूरना बंद नहीं कर पाती और कहती है क्या ये वही लड़का नहीं है जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या मैं उसे डेट कर सकती हूँ। एनरैन जवाब देती है श्योर कर लो। जब यिंग किसी काम से जा रहा होता है मैंग साथ आ जाती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। यिंग जवाब देता है मैं यान के घर जा रहा हूँ। मैंग उसके साथ जाने की इंसिस्ट करती है और यान के घर तक उसका पीछा करती है। वहाँ वो यान के काफी क्लोज हो जाती है। बाद में जब यान का एजेंट आता है और कहता है जियांग भी यहाँ है तो मैंग कहती है काश एनरैन यहाँ होती, वो मिस्टर जियांग की बहुत बड़ी फैन है। ये देखकर यिंग मैंग को जबरदस्ती दूर ले जाता है। कहता है क्या तुम्हें ये बात उठाना जरूरी था। अगले दिन एनरैन को मिस्टर वांग से प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कॉल आता है जो उसे कहता है जल्दी आओ। जब वो कंपनी पहुंचती है तो वो सबको एक्सप्लेन करती है हमें मिस्टर वांग की डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करना जारी रखना होगा और हाँ उनके गेम्स ट्रेंड करने लगे हैं जिससे सब खुश हो जाते हैं। जब यन रान के घर विजिट करता है तो उसे बुरा फ्लू होता है और वो टिश्यू से अपनी नाक साफ करने के लिए अपना सिर घुमाती है। उसी टाइम यान उसके पैर पर एक घाव नोटिस करता है और बैंडेज लेने जाता है। वो बैंडेज लगाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। वो प्रोटेस्ट करती है लेकिन मेरा प्रोजेक्ट वर्क अभी बाकी है। यान कहता है
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्रपोजल वर्क हैंडल कर लूंगा। जब रैन अगली सुबह उठती है तो यान उसके लिए खाना बना रहा होता है। खाते समय वो पूछती है, पास में एक दुकान है जो बहुत स्पाइसी खाना बेचती है, क्या तुम मेरे लिए ले आओगे? यान जवाब देता है, ओके। बाद में जब रैन अपना प्रपोजल वर्क चेक करती है तो वो पाती है कि यान ने बहुत एक्सीलेंट काम किया है। अब हम एक लड़की नाम तियनशिन को देखते हैं जो मिस्टर वांग के ऑफिस विजिट करती है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है, मिस्टर वांग अपने ऑफिस में तुम्हारे लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सोचकर वो मिस्टर वांग के ऑफिस जाती है। हालांकि वहाँ पहुंचने पर मिस्टर वांग उसके साथ अप्रोप्रिएटली बिहेव करने लगता है। तियनशिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब हमें एक नए कैरेक्टर मिस्टर पेजून से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लांजी आनरान को कॉल कराया जाता है जो कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लांजी आनरान को कॉल करती है और उसे बताती है, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। तभी पेजून आता है। वो पास्ट में आनरान का बॉयफ्रेंड हुआ करता था लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था जिससे उसे बहुत पेन हुआ था। एक फ्लैशबैक में हम आनरान को रोते और प्लीड करते हुए देखते हैं, मुझे मत छोड़ो। हालांकि प्रेजेंट में पेजून ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उससे कैजुअल तरीके से बात करता है जैसे कि वो उनके पास्ट के बारे में जानता ही ना हो। अचानक आनरान को चक्कर आने लगता है और यान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। बाद में वो कहता है, तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। जब वो पूछती है क्यों, तो यान कहता है, क्या तुम उस रात के बारे में भूल गई? ये सुनकर उसे याद आता है कि उस रात उसने यान को किस किया था और वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। अगले सीन में पेजून और अनरान फिर से मिलते हैं और पेजून उसे एक रिलेशनशिप में आने के लिए प्रेशर डालने की कोशिश करता है। हालांकि अनरान साफ साफ मना कर देती है। इस बीच अनरान की कंपनी बहुत थ्रिल्ड होती है क्योंकि उनकी टीम एक ऑनलाइन गेम में टॉप पर पहुंच रही होती है और वे इस सक्सेस को उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। बाद में जब अनरान के घर की लाइट चली जाती है तो वो यान के घर चली जाती है जहाँ वो उसके लिए नूडल्स बनाता है और वे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मोमेंट यान को पुरानी यादें दिलाता है कि कैसे अनरान उसके लिए बुक्स और दूसरी अच्छी यादें लेकर आती थी। अगले दिन मिस लेन पेईजून के साथ आती है और सबको अनाउंस करती है, पेईजून ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब से सारी डीलर्स वही हैंडल करेगा। ये सुनकर एनरैन को गुस्सा आ जाता है। एक मीटिंग में पेईजून उस पर मुश्किल सवालों की बौछार कर देता है लेकिन एनरैन कॉन्फिडेंस के साथ हर एक का जवाब देती है। बाद में यान एनरैन को फ्लावर्स लाकर और डिलीशियस खाना बनाकर सरप्राइज देता है। जब वो ये सब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। यान फिर पूछता है, खाना कैसा है? वो जवाब देती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना स्वादिष्ट होगा। तभी एनरैन को पेईजून से उनके गेम में आई एक इश्यू को लेकर कॉल आता है जो कहता है, जल्दी आओ। वो यान को इन्फॉर्म करती है और भाग जाती है। मीटिंग में पेईजून सख्ती से कहता है, तुम्हारा गेम हाई एनफ लेवल पर नहीं है, ये लास्ट चांस है। अगर ये टारगेट लेवल तक पहुंच जाता है तो कोलैबोरेशन जारी रहेगा, वरना ये खत्म। साथ ही तुम्हें अपना डबिंग आर्टिस्ट भी बदलना होगा। यान एनरैन की हेल्प करता है एक एजेंट से मिलकर और उसे एक प्लान के लिए मनाकर जिसके रिजल्ट में ऑनलाइन गेम हाई लेवल पर पहुंच जाता है। सभी अपनी सक्सेस से बहुत खुश होते हैं। जब एनरैन घर लौटती है तो उसे सब कुछ खूबसूरती से सजा हुआ और खाना तैयार मिलता है। वो खुशी खुशी खाती है, ये रियलाइज करते हुए ये सब यान ने किया है। सबकी हार्डवर्क से इंप्रेस होकर यंग टीम को वेकेशन देता है। एक दिन यान एनरैन से कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एनरैन स्टंट रह जाती है। अगले दिन मैंग और एनरैन के बीच बातचीत के दौरान वे यान और यंग के बारे में अपने सीक्रेट शेयर करती है। बाद में एनरैन को यान के नंबर से कॉल आता है लेकिन कोई और कहता है यान का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है। शॉक्ड होकर एनरैन हॉस्पिटल भागती है जहाँ वो एक रूम देखती है जहाँ किसी की डेथ हो गई है। तभी यान उसे रूम के दूसरी तरफ से पुकारता है। उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और यान उसे अश्योर करता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एनरैन हाँ कह देती है। एनरैन और यान अपने घर के लिए डेकोरेशंस खरीदने के लिए एक साथ बाहर जाते हैं। यान एनरैन को परमानेंटली मूव इन कराने का प्लान बनाता है और दोनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन एनरैन को पता चलता है कि उनका गेम हाई लेवल पर पहुंच गया है और वो एक्साइटेडली यिंग को बताती है, चलो अपने कॉलीग्स के सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और फिर उन्हें सरप्राइज देते हैं कि हमारा गेम हाई लेवल पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ यान एक वॉइस ओवर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है क्योंकि उसने अपना फेस पब्लिकली रिवील करने का डिसाइड किया है। इस बीच एनरैन अपनी टीम के साथ रिक्रिएशन के लिए एक आउटिंग प्लान कर रही होती है जब मैंग सजेस्ट करती है, यान को भी इनवाइट करो, अगर हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बिना जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर एनरैन यान को मैसेज करती है जो रिप्लाई करता है, ओके। अगले दिन वे सब ट्रिप के लिए निकलते हैं लेकिन एनरैन और यान अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए एक साथ नहीं बैठते। मैंग और यिंग फिशिंग करने जाते हैं जबकि यान एनरैन को ज्वाइन करता है और पूछता है, तुम हमारा रिलेशनशिप क्यों रिवील नहीं करना चाहती? एनरैन जवाब देती है, मैं चाहती हूँ कि हम इसे तब अनाउंस करें जब हम शादी करेंगे। बाद में एक ग्रुप नाइट पार्टी के दौरान एनरैन यान के साथ अपने रिलेशनशिप का खुलासा कर देती है जिससे सब खुश हो जाते हैं। ट्रिप से लौटने के बाद यान अपने वॉइस शो अपीयरेंस की तैयारी करता है। इंटरव्यू के दौरान उसके हेडफोन्स हटा दिए जाते हैं और वो एक हार्टफेल्ट इंटरव्यू देता है। इसके बाद वो एनरैन के पास भागता है, उसे उठा लेता है और वो उसे बताती है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही थी। वे एक साथ एक टेंट में जाते हैं, सूप पीते हैं और वेरियस कैंपेन्स पर डिस्कस करते हैं। अगले दिन जब एनरैन यान के साथ डेट पर होती है तो उसे पेमेंट डिमांड को लेकर एक कॉल आता है जिसे वो पहले जेनरिक समझती है लेकिन वो स्कैमर्स का निकलता है। एनरैन पुलिस स्टेशन में इंसिडेंट रिपोर्ट करती है। कहीं और मैंग यिंग को एक गेमिंग स्पॉट पर जाने के लिए फोर्स
फोर्स करती है, लेकिन यंग उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है और खेलना जारी रखता है। इससे मैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कन्फ्रंट करती है। उसी मोमेंट एक लड़का मैंग के पास आता है और कहता है मैंने ये जगह बुक की थी। इससे एक छोटी सी आर्गुमेंट हो जाती है और फिर लड़का कमेंट करता है मुझे नहीं पता था कि इतनी प्रीटी गर्ल ने इसे बुक किया है। मैंग फ्यूरियस हो जाती है, लेकिन यंग उस लड़के को पैसे देकर मामला शांत करता है और चला जाता है। बाद में मैंग उससे पूछती है तुमने क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो? यंग जवाब देता है वेल मैं नहीं हूँ। अपसेट होकर मैंग अपना पर्स उठाती है और चली जाती है। इस बीच एनरान यान के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो यान को सब कुछ एक्सप्लेन करती है, जो उसे रीअश्योर्स करता है कोई बात नहीं, हम यहाँ बाद में वापस आ जाएंगे, अभी पुलिस स्टेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद यान एनरान के लिए खाना बनाता है, जिसे वो बहुत एंजॉय करती है। वो उसे एक ब्यूटीफुल नेकलेस भी देता है। अचानक यान की मॉम आ जाती है, उन्हें एक साथ देखती है और शॉक्ड हो जाती है। वो रिमार्क करती है तो तुम वो लड़की हो जिसने हमारा घर रेंट पर लिया था, क्या तुम दोनों को तब प्यार हो गया था? यान चिढ़कर कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हैं? एम्बेरेस्ड होकर एनरान चली जाती है। अगले दिन कंपनी में एनरान चेन री से मिलती है, एक लड़की जो गेम की पॉपुलैरिटी की वजह से विजिट करने आई है। कहीं और यान एक और शो की तैयारी करता है और उसे नेगेटिव रिमार्क से भरी एक स्क्रिप्ट दी जाती है। यान प्रोटेस्ट करता है मैं ये नहीं कहूंगा। इंटरव्यू के दौरान वो स्क्रिप्ट फॉलो करने से मना कर देता है और तुरंत चला जाता है। यान की मॉम एनरान से उसके घर पर मिलती है। एनरान गर्मजोशी से उनका वेलकम करती है और वे बातें करती हैं। हालांकि जब यान की मॉम उनके एज डिफरेंस का मुद्दा उठाती है, कहती है तुम उससे 6 साल बड़ी हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये रिलेशनशिप चाहती हो? यान बहुत छोटा है और उसका कोई बिजनेस भी नहीं है। एनरान डिसहार्टेंड फील करती है। अगले दिन कंपनी में कुछ क्लाइंट से मिलने के बाद एनरान यान के स्टूडियो विजिट करती है। यान शेयर करता है यहाँ कोई रियल वर्क नहीं है। एनरान उसे कंफर्ट करती है, कहती है चिंता मत करो, चलो बाहर खाने चलते हैं। रेस्टोरेंट में एक लड़ाई हो जाती है, जिससे यान की तबीयत खराब हो जाती है। रैन यान के कानों पर हेडफोन्स लगा देती है और फिर पूछती है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? यान एक्सप्लेन करता है मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ते थे, जिसका मुझ पर मेंटली इफेक्ट पड़ा, इसीलिए मेरी मॉम हमेशा मुझे ये हेडफोन्स पहनाती थी और अब मुझे इनकी आदत हो गई है। जब रैन और यान घर लौटते हैं तो यान की मॉम रैन को कुछ स्ट्रॉबेरीज गिफ्ट करती है और कहती है अब देर हो गई है, तुम दोनों को सो जाना चाहिए। रैन जवाब देती है स्ट्रॉबेरीज के लिए थैंक यू और गुड बाय कहती है। फिर यान की मॉम यान से कहती है देखो वो तुमसे 6 साल बड़ी है और उसका एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, तुम अभी भी यंग हो और तुम्हारा कोई बिजनेस भी नहीं है, क्या वो सच में तुम्हारे साथ रहेगी? यान जवाब देता है मॉम ये आपका इशू नहीं है, मैं इसे खुद मैनेज कर लूंगा। हालांकि उसकी मॉम अपनी कंसर्न्स दोहराती रहती है, जिससे यान इरिटेट हो जाता है और वो चला जाता है। रैन उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। अगले दिन रैन यान को एक बिजनेस ट्रिप के बारे में इन्फॉर्म करती है और चली जाती है। इस बीच मैंग यंग को इग्नोर करना शुरू कर देती है। जब वो कंपनी आती है तो यंग उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती और इसके बजाय बाकी सबको लंच पर इनवाइट करती है। यंग कहता है मैं भी आऊंगा, लेकिन मैंग जवाब देती है वहाँ हमारा एक प्रोजेक्ट डिस्कशन है, तुम्हारा इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, ये क्लियर करते हुए कि वो उसे इग्नोर कर रही है। लांजिए के साथ बिजनेस ट्रिप के दौरान रैन पूछती है हम वहाँ कितने दिन रहेंगे? लांजिए जवाब देती है हम कल तक लौट आएंगे। रैन जल्दी वापस आने के लिए ईगर होती है क्योंकि यान का बर्थडे है और वो उसे विश करना चाहती है। मीटिंग्स अच्छी जाती है और लोकल लीडर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लांजिए डिक्लाइन कर देती है, कहती है रैन को जल्दी घर पहुंचना है, शायद अगली बार। इस बीच मैंग यंग को इग्नोर करना जारी रखती है, बावजूद इसके कि वो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। वो उसे कोई अटेंशन नहीं देती। रैन और लांजिए कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। रैन पूछती है क्या मैं अब जा सकती हूँ? लांजिए जवाब देती है हाँ जाओ। रैन एयरपोर्ट भागती है, लेकिन अपनी फ्लाइट मिस कर देती है। वो यान को कॉल करती है और कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन का अरेंजमेंट किया था, लेकिन अब मैं नहीं आ सकती, मेरी फ्लाइट डिलेड हो गई है। यान जवाब देता है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। अगले दिन यान एक रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन उसका बर्थडे केक मेल्ट होने लगता है। वो उसे एक स्टोर पर छोड़ देता है और रैन को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए निकल जाता है। इस बीच रैन पहले ही रेस्तरां पहुंच चुकी होती है। जब यान एयरपोर्ट पहुंचता है तो रैन वहाँ नहीं होती। रेस्तरां में रैन को रियलाइज होता है कि वो बंद हो चुका है, लेकिन तभी यान आ जाता है। वो उसे हग करती है जैसे ही वो केक लाता है और उसे 3 विशेष मांगने के लिए कहती है। अगले दिन यान अपनी मॉम से कहता है मैंने रैन के साथ रहने का डिसाइड किया है, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसकी एज मेरे लिए मैटर नहीं करती। यान की मॉम जवाब देती है ठीक है बेटा, रैन भी मुझसे मिलने आई थी और उसने भी मुझे यही बताया, तुम दोनों खुश रहो। बाद में रैन यान से कहती है मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, प्लीज मेरे पार्सल्स रिसीव कर लेना। यान इतने सारे पार्सल्स देखकर शॉक्ड हो जाता है। बाद में यिंग यान से मिलने आता है और मैंग के उसे इग्नोर करने की अपनी स्टोरी शेयर करता है। अचानक यिंग को एक पिक्चर मिलती है और वो उस लोकेशन पर भागता है जहां मैंग बॉक्सिंग कर रही होती है। यिंग उसे एक मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हार जाता है। वो और प्रैक्टिस करता है और मैंग को फिर से चैलेंज करने के लिए लौटता है। हालांकि जब एक लड़का मैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, कहता है वाओ कितनी ब्यूटीफुल चीज के बगल में मैं खड़ा हूँ, तो यिंग उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हार जाता है। मैंग उसकी इंजरीज पर मरहम लगाती है, उसकी बैंडेजेस बांधती है और कहती है अगर तुमने हमेशा की तरह उसे पैसे दे
दे दिए होते तो ये खत्म हो सकता था। यंग जवाब देता है, आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंग जवाब देती है, यस। दूसरी तरफ यान रैन से मिलने उसके घर जाता है और रैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। यान सबके लिए डिलीशियस खाना बनाता है और वे सब इसे एंजॉय करते हैं। रैन के पेरेंट्स को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वे उनके लिए बहुत खुश होते हैं। वापस जाते समय रैन यान के पोस्टर्स देखती है और वेइबो पर मैंग और यंग के न्यू कपल बनने की न्यूज मिलती है, जिससे वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यंग गेम प्रमोशन के लिए सबको कंग्रेचुलेट करता है और उन्हें ट्रीट देता है। मैंग के लिए स्पेशल खाना लाता है। जब यान फैन पेज खोलता है तो वो देखता है कि सब उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, जिससे रैन के गेम पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यान उसके लिए डबिंग आर्टिस्ट था। यान ऑफिस जाता है और पूछता है, ये क्या इशू है? वे जवाब देते हैं, ये एक कॉपीराइट इशू है। यान पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऑडियो बुक कॉपीराइट नहीं है? ये सिचुएशन रैन के गेम को भी अफेक्ट करती है और लोग डिमांड करते हैं कि यान को फायर कर दिया जाए। नेगेटिव कमेंट्स यान को मेंटली अफेक्ट करने लगते हैं और वो टेंस होकर कोलैप्स हो जाता है। रैन आती है, उसे शांत करने के लिए हेडफोन्स लगाती है और उसे रेस्ट करने के लिए घर ले जाती है। वो उसे सूप ऑफर करती है और यान कहता है, मुझे नहीं पता मैंने लोगों के कमेंट्स पर रिएक्ट क्यों किया। मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी को बहुत सफर करना पड़ा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तौर दे। रन यंग से कहती है, ये वही कर सकता है जिसे मेरे और यान के रिलेशनशिप के बारे में पता हो। मिस लान से कहो हमें 2 दिन दे, मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी। इस बीच यान और हेशा को वॉइस शो से हटाने पर विचार किया जा रहा होता है। मैनेजमेंट डिसाइड करता है, हेशा ने हमारी बात कभी नहीं सुनी और इस सब के बाद हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। लांजिए यान से कहती है, तुम दोनों को अपना रिलेशनशिप खत्म कर लेना चाहिए। कंपनी भी अपने अगले स्टेप्स के बारे में सोच रही होती है। कोई कहता है, यान ने हमारे गेम के लिए बिना चार्ज के डबिंग आर्टिस्ट का काम किया था। यान हार कर घर लौटता है और रैन से कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना है। वे एक साथ खाते हैं और यान को शांति मिलती है। हालांकि अगली सुबह रान यान की पोस्ट पड़ती है, जिसमें लिखा होता है, मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ रहा हूँ और अपनी डबिंग जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। जाने से पहले यान अपना काम जियांग को सौंपता है। कहता है, अब से इस कंपनी के लिए डबिंग आर्टिस्ट का काम तुम हैंडल करोगे। ये रिवील होता है कि चेनरी किसी के कहने पर इन्वॉल्व थी। वही लीडर जिसने पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा था, उसने उसे भेजा था। जब रान घर लौटती है तो वो यान को मिस करती है और उसके पौधों को पानी देती है। तभी उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि किसी ने उनकी कंपनी के सर्वर पर अटैक किया है। जब वे चेनरी से पूछते हैं तो वो कुछ भी जानने से मना कर देती है, लेकिन वो सिचुएशन के बारे में अवेयर होती है। रैन और यंग एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि हैकर ने उनसे पैसे डिमांड किए हैं। अगले दिन रैन की एक दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग होती है। लांजी और पेजून उसे बताते हैं, अगर लोग ऑनलाइन नहीं गए तो बहुत बड़ा लॉस होगा। कंपनी के एम्प्लॉइज ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं। चांग कहता है, मैंने हैकर का IP एड्रेस ट्रैक कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे रिमूव करना है। रन ने भी यही सॉल्यूशन सुझाई था और कहती है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और सिचुएशन इंप्रूव होने तक ऑनलाइन से ऑफलाइन वर्क पर मूव करने और फिर इसे वापस ऑनलाइन लाने के लिए तैयार हूँ। कहीं और यान अपने फ्रेंड से मिलता है, जो उसे बताता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और इसमें से कुछ भी तुम्हारी फॉल्ट नहीं थी। मैंने यहाँ एक एनिमेशन स्टूडियो खोला है, तुम्हें कल आना चाहिए। हम कई ग्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। इस बीच जैसे ही रैन कंपनी से निकल रही होती है, सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, मत जाओ। वो जवाब देती है, मैं बस वेकेशन पर जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। घर पर रैन बेचैन महसूस कर रही होती है और उसके डैड अंदर आते हैं। वो उसके लिए नूडल्स बनाते हैं और कहते हैं, स्वीटहार्ट, मुझे पता है तुम वरीड हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत ब्रेव हो। वो चले जाते हैं, लेकिन रैन अभी भी सैड फील करती है। इस बीच यान अपने फ्रेंड की कंपनी में वॉइस ओवर जॉब के लिए जाता है। सारी लड़कियां उससे फैसिनेटेड हो जाती हैं। यान इतना एक्सेलेंट काम करता है कि सब उसकी तारीफ करते रहते हैं और वे सब बहुत खुश होते हैं, स्पेशली लिन रान, जो उस पर काफी फिदा हो जाती है। यान उनके सारे वॉइस ओवर्स परफॉर्म करता है और उन्हें उसका काम बहुत पसंद आता है। लिन रान उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो उसके हाथ से लेने से मना कर देता है और चला जाता है। दूसरी तरफ चेनरी अपना रेजिग्नेशन लेटर यंग के पास लाती है। यंग कहता है, एक बार कंपनी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए तो सबको पे कर दिया जाएगा। चेनरी जवाब देती है, मैं सैलरी की वजह से नहीं छोड़ रही हूँ, मुझे बस रेस्ट चाहिए। सब उसे रुकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चली जाती है। लिन रैन यान और उनके फ्रेंड्स अपने गेम के प्रमोशन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी करते हैं। वे यान से पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यान का फ्रेंड कहता है, कम ऑन बताओ, इन सब रूमर्स के चलते मुझे जेलसी हो रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? यान कुछ नहीं कहता और चला जाता है। वेबो ब्राउज करते समय रैन को कुछ हैकर्स के नाम पता चलते हैं, जो उसी कंपनी से थे जिसने पहले उनके साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की थी। वो चैंग और तियन से कहती है, तुम दोनों को इन्वेस्टिगेशन में मेरी हेल्प करनी होगी, लेकिन इस बारे में किसी और को मत बताना। लिन रैन और यान का फ्रेंड यान से मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन यान सो रहा होता है। लिन उसे चेक करती है और पाती है कि उसे हाई फीवर है। यान कहता है, प्लीज तुम लोग चले जाओ। यान का फ्रेंड चला जाता है, लेकिन लिन रुक जाती है और पूछती है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम अकेले क्यों हो? क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? यान जवाब देता है, नहीं, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। तभी यान का फ्रेंड वापस आता है और लिन को बाहर ले जाता है। घर पर रान यान के बारे में सोच रही होती है जब उसे अचानक पेजून से कॉल आता है, जो कहता है, मुझे तुमसे एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मिलना है। वो उससे मिलने जाती है और पेजून एडवाइस देता है, मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें एक नया सर्वर खरीद लेना चाहिए। रैन जवाब देती है, नहीं, मुझे पहले उस हैकर को ढूंढना है। पेजुन फिर कहता है, मैं यैन के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में भी जानता हूँ। रैन जवाब देती है,
मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती प्लीज। पेजून कहता है ओके, मैं बस तुम्हें एडवाइस देना चाहता था, और फिर चला जाता है। बाद में यान अपने फ्रेंड की कंपनी जाता है और सब उनके गेम को प्रमोट करने के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। फिर यान को एक पोस्ट मिलती है जिससे पता चलता है कि रैन नेचर साउंड सुन रही है और वही एक्टिविटीज कर रही है जो वो करता है। ये देखकर वो रैन को और भी ज्यादा मिस करने लगता है। तभी यिंग कॉल करता है और कहता है किसी ने हमारी कंपनी को हैक कर लिया है। यान ये सुनकर वापस लौटने का डिसाइड करता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, आप वापस जा रहा हूँ, बाकी प्रोजेक्ट तुम खुद हैंडल कर लेना, गुड बाय। रन यान के घर विजिट करती है और सफाई करते समय कुछ बुक्स पाती है। उसे रियलाइज होता है कि यान उसे शुरू से ही पसंद करता था। यान आता है और रैन पूछती है तुमने मुझे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया। यान जवाब देता है मुझे बस कभी चांस ही नहीं मिला। वो उसे अकेला छोड़ने के लिए अपोलोजाइज करता है और रैन कहती है आई एम सॉरी टू, मैंने तुम्हें जाने दिया ताकि मेरा गेम बर्बाद ना हो। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यान सब कुछ रिकॉर्ड करता है, याद करता है कि कैसे वो रैन से मिला और कैसे वो लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करती थी। जैसे ही वो याद करता है वो खुद से एक प्रॉमिस करता है मैं रैन को फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। टियन इन्वेस्टिगेशन साइट पर पहुंचती है क्योंकि रैन ने उसे वहां भेजा था। अचानक वो चेन रुई को उसी बॉस से मिलते हुए देखती है जिसने पहले उनकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की थी। टियन जल्दी से उनकी एक साथ पिक्चर्स लेती है और रैन को भेज देती है। यिंग जो रैन के साथ होता है वो भी पिक्चर्स देखता है। रैन टियन से कहती है इस बारे में किसी को मत बताना। रैन और यिंग एक दूसरी कंपनी के लीडर से मिलते हैं जो एक्सप्लेन करता है मैंने भी अपने गेम में सिमिलर फ्रॉड एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से वो हैक हो गया था। रैन पूछती है तो जैसे आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, क्या कोई तरीका है जिससे आप हमारी भी हेल्प कर सकें। यान अपने वॉइस स्टूडियो लौटता है और उसका मैनेजर उसे देखकर बहुत खुश होता है। रन चेनरुई से मिलती है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है ताकि ये रिवील ना हो कि वो सब कुछ जानती है। बाद में रैन यान से कहती है जैसे जैसे हम सक्सेस के करीब आ रहे हैं और भी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं। यान जवाब देता है यह स्टूडियो में मेरा दिन भी कुछ खास नहीं था, वे मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, भले ही कॉपीराइट इश्यू उनकी अपनी प्रॉब्लम है। रन जवाब देती है यस ये सच है, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे। यान खुशी खुशी उसके लिए खाना बनाने के लिए अग्री हो जाता है। मैंग और यिंग प्राइवेटली बात करते हैं कि कैसे उनके पास अभी भी हैकर के बारे में कोई लीड नहीं है। मैंग सबको रिएश्योर करती है रैन कुछ न कुछ फिगर आउट कर लेगी। रन यान को एनकरेज करती है तुम्हें अपना वॉइस वर्क फिर से शुरू करना चाहिए। यान पूछता है अब मुझे कौन सुनेगा। रैन जवाब देती है बस एक बार ट्राई तो करो। मोटिवेटेड होकर यान स्टूडियो लौटता है जहां उसका एजेंट और कॉलीग्स उसे देखकर थ्रिल्ड हो जाते हैं और कहते हैं यान हमें फिर कभी छोड़कर मत जाना, ओके। बाद में चेन रुई रैन से मिलती है और सब कुछ रिवील कर देती है। एक्सप्लेन करती है कि उसके एक्शंस के पीछे कौन था। रैन जवाब देती है चेन रुई मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। यान रैन के घर विजिट करता है, उसके लिए खाना बनाता है और वे कुछ हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन शेयर करते हैं। यान एक दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग के लिए अपने स्टूडियो लौटता है। वो और उसके सहयोगियों अपना केस प्रेजेंट करते हैं और सब कुछ सुनने के बाद दूसरी कंपनी प्रॉपर कॉपीराइट सिक्योर करने के लिए अग्री हो जाती है और यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सब बहुत एक्सटैटिक होते हैं क्योंकि यान का वॉइस वर्क वापस ट्रैक पर आ गया है। रैन अपने कॉलीग्स को इन्फॉर्म करती है अब कई कंपनीज हमारे साथ खड़ी हैं क्योंकि उन्होंने भी सेम इश्यूज फेस किए हैं। हम इन हैकर्स को जल्द ही जस्टिस दिलाएंगे। रैन और यिंग कई कंपनीज विजिट करते हैं ताकि अपना प्लान शेयर कर सकें और हर कंपनी उनके साथ खड़े होने के लिए अग्री हो जाती है। जब रैन और यिंग कार में होते हैं यान कॉल करके कहता है मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। रैन आगे देखती है और यान को पाती है। वो कार से उतरकर उसके पास चली जाती है। यिंग जाने से पहले उन्हें थोड़ा सा टीज करता है। रैन और यान अपनी कंपनीज की प्रोग्रेस और चीजें आखिरकार कैसे इंप्रूव हो रही हैं इस पर डिस्कस करते हैं। मैंग रैन को कॉल करती है लेकिन रैन डायरिया की वजह से वॉशरूम में होती है। बाद में रैन मैंग को बताती है यान ने मुझे उसके साथ मूव इन करने के लिए कहा है। मैंग जवाब देती है ओके अपना ध्यान रखना और फिगर इट आउट। रैन कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। आखिरकार रैन यान के साथ मूव इन कर लेती है और पूछती है क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। यान जवाब देता है सुर। रैन ऐड करती है मेरे बहुत सारे रूल्स हैं दो, क्या तुम उन्हें फॉलो करोगे। यान मुस्कुराता है और कहता है ओके ओके जो तुम कहोगी। रैन और यिंग बाद में अपने कॉलीग्स को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने हैकर को ट्रैक कर लिया है और उनका गेम प्रमोशन अच्छा चल रहा है। आखिरकार सब कुछ बेहतर हो रहा है। यान वॉइस स्टूडियो में अपने काम में एक्सेल करता है और उसके कॉलीग्स बहुत खुश होते हैं। यान डिक्लेयर करता है मैं तुम सबके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉय की तरह काम करूंगा। दूसरी तरफ सभी कंपनी सदस्यों रन को बधाई कर रहे होते हैं। कहते हैं थैंक्स टू यू, हमने अपना गेम हमेशा के लिए वापस पा लिया है। इस बीच रैन कहती है अभी भी एक पर्सन मिसिंग है और वो है चेन रुई। उसी मोमेंट चेन रुई आती है और सबको उसका नया लुक बहुत पसंद आता है और वे उसे बहुत वार्म और हार्टफेल्ट वेलकम देते हैं। बाद में टियन मैंग और चांग को एक दूसरी कंपनी से ऑफर मिलता है जिसमें कहा जाता है तुम्हें तुम्हारी पिछली कंपनी के मुकाबले ट्रिपल सैलरी दी जाएगी। वे जवाब देते हैं ओके सर, हम कुछ टाइम बाद आपको अपना रिस्पॉन्स देंगे। रैन कुछ टाइम के लिए एक दूसरी कंपनी में काम करती है लेकिन उसके स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से वो छोड़ने का डिसाइड करती है। फिर टियन, चांग और मैंग एक साथ आते हैं और अपनी सेपरेट कंपनी शुरू करते हैं। इस दौरान रैन एक ड्राइंग आर्टिस्ट से भी मिलती है जिसे वो अपनी नई कंपनी के लिए हायर करती है। जल्द ही उनकी कंपनी ग्रेट प्रोग्रेस करने लगती है और रैन और बाकी सब बहुत खुश होते हैं।
दूसरी तरफ यान कॉपीराइट राइट से सिक्योर कर लेता है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो फिर से रैन के लिए डबिंग शुरू कर देता है। यिंग मैंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और उसके माम और डैड मैंग को बहुत पसंद करते हैं। वे उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए एग्री हो जाते हैं। यान रैन को प्रपोज करता है और उसकी उंगली में रिंग पहनाता है, जिससे उनका कपल कंप्लीट हो जाता है। यिंग और मैंग रैन के घर विजिट करते हैं और बाद में यान और रैन अपनी वेडिंग के लिए एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। वे अपने आउटफिट सेलेक्ट करते हैं। यान एक ब्लैक सूट चुनता है, जबकि रैन एक व्हाइट गाउन सेलेक्ट करती है। फाइनली वो बड़ा दिन आता है और वे सबके सामने ब्राइड और ग्रूम के रूप में अपीयर होते हैं। स्टनिंग लग रहे होते हैं। वे उसी यूनिवर्सिटी में फोटो शूट करवाते हैं जहां वे पहले पढ़ते थे। यान रैन को बहुत कॉम्प्लीमेंट देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और सब बहुत डिलाइटेड होते हैं। इसी मोमेंट यिंग भी मैंग को प्रपोज करता है, जिससे उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। वो उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और ब्राइड और ग्रूम अपने सभी कॉलीग्स के साथ फोटो शूट करवाते हैं, जो बहुत ओवरजॉयड होते हैं। और इस तरह हमारा ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। अगर आपको ऐसे और ड्रामास चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।